आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी लाइट रिएक्शन जिसमें फॉर्मेशन हुआ था एटीपी और NADPH2 का। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का साइक्लिक पाथवे बताने वाला साइंटिस्ट है केल्विन। इसलिए साइकिल को और हम क्या कहते हैं? केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल। अब ध्यान देने वाली बातें बेटा क्या क्या है इसको अच्छी तरह से देखिएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से समझिएगा एक एक पॉइंट को। डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल क्या होता है डार्क रिएक्शन में? डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 रिड्यूस होती है, और CO2 के रिड्यूस होने से फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का, 6 कार्बन शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये चीज हमें आज पढ़नी है कि CO2 जो है वो किस तरह से रिड्यूस हो रही है और किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का। केल्विन साइकिल कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था केल्विन एंड बेंसन, इसलिए साइकिल को केल्विन साइकिल कहते हैं। अब ये जो केल्विन है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किस पर किए थे? तो केल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे क्लोरेला एंड सैंडेस्मस। किस ग्रीन एल्गी पर, हरे शैवाल पर इन्होंने अपने प्रयोग किए थे? तो वो शैवाल कौन से हैं बेटा? क्लोरेला है और सैंडेस्मस। क्लोरेला को आपने पढ़ा है प्लांट किंगडम में, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है क्लोरेला के बारे में, क्लोरेलिन एंटीबायोटिक। और तो केल्विन और बेंसन क्लोरेला स्पेस रिसर्च में भी यूज में आता है। तो ग्रीन एल्गी हरे शैवाल पर इन्होंने प्रयोग किए, क्लोरेला पर प्रयोग किया और सैंडेस्मस पर। अब आता है कि इन्होंने कौन सी टेक्निक का यूज किया? तो इन्होंने, आपको मालूम है, रेडियो आइसोटोपी टेक्निक का यूज किया था। टेक्निक कौन सी यूज की है इन्होंने? कौन सी तकनीक काम में ली है? तो वो तकनीक है रेडियो एक्टिव। और कौन से कार्बन का आइसोटोप यूज किया था इन्होंने? कार्बन 14। कौन सी टेक्निक का यूज किया है? और साथ में रेडियो एक्टिव टेक्निक में कार्बन 14। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं CO2 रिड्यूस हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। डिस्कवर किसने किया था? केल्विन एंड बेंसन ने। ग्रीन एल्गी, क्लोरेला और सैंडेस्मस ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। और टेक्निक कौन सी यूज की थी? रेडियो ट्रेसर टेक्निक। और कौन से आइसोटोप का यूज किया है? कार्बन 14। टोटल 2 ही आइसोटोप पूरे फोटोसिंथेसिस में यूज हुए हैं, एक ही कार्बन 14 और एक ऑक्सीजन 18। और ऑक्सीजन 18 का यूज क्यों किया गया था? ये शो करने के लिए कि जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से बाहर आ रही है? वाटर से। तो वो किया था रूबेन कामेन और हाशिद ने। और कार्बन 14 का यूज किसने किया है? केल्विन ने। इसके बाद में हम ये बात करते हैं कि ये जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल किन प्लांट्स में ऑपरेट होती है? C3 साइकिल ध्यान दीजिएगा, ये C3 साइकिल जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, ये साइकिल C3 प्लांट्स में भी चलती है, ये साइकिल C4 प्लांट्स में भी चलती है, और ये साइकिल केम प्लांट्स में क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, आगे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये केम प्लांट के अंदर भी चलती है। C3 साइकिल, केल्विन साइकिल तीनों में ऑपरेट होती है, C3 प्लांट्स में भी, C4 प्लांट्स में भी और केम प्लांट्स में भी। क्या हो रहा है इसके अंदर? रिडक्शन ऑफ CO2 का रिडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का। तो कोई सी भी साइकिल हो, C3 हो, C4 हो या केम साइकिल हो, शुगर का सिंथेसिस हमेशा कौन सी साइकिल में होगा? C3 साइकिल के अंदर होगा। केल्विन साइकिल बेटा C3 साइकिल किस में चल रही है? C3 प्लांट में, C4 प्लांट में और केम प्लांट में। अगर क्वेश्चन आता है तो क्या हो जाएगा बेटा? ऑल प्लांट्स के अंदर। C3 साइकिल कहां पर ऑपरेट हो रही है? ऑल प्लांट्स के अंदर। केल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में जो बना है ATP और NADPH, ये कहां पर यूटिलाइज होगा? ये यूटिलाइज होगा डार्क रिएक्शन में। CO2 का जब रिड्यूस होगी तो इसके अंदर यूज होगा ATP एंड NADPH, और इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है ATP
और NADPH2 का CO2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि CO2 का इस प्रोसेस को हम और क्या कहते हैं, CO2 एसिमिलेशन। क्योंकि फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का, इसलिए इस फेज को हम और क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज। जब भी याद रखिएगा किसी चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। CO2 किस में फिक्स हो रही है, 6 कार्बन शुगर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब ये जो केल्विन और बेंसन साइकिल है, सारे प्लांट्स के अंदर मेजर बायोसिंथेटिक साइकिल कौन सी होती है, केल्विन एंड बेंसन साइकिल। और किस पर डिपेंड कर रही है, याद रखिएगा बेटा, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब हम ये देखते हैं बेटा कि ये जो C3 साइकिल है, ये C3 साइकिल में कौन कौन सी स्टेप्स होती है। आपको याद रखना है कि C3 साइकिल में 3 मेजर स्टेप होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप होती है इसकी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का जुड़ना, जिसको आगे हम साइकिल के समझाएंगे। उसके बाद में होता है रिडक्शन ऑफ PGA। सेकंड आ जाता है रिडक्शन, जिसमें एसिड ग्रुप एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। और थर्ड स्टेप इसकी आ जाती है रीजनरेशन। तो 3 स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे केल्विन साइकिल को, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। क्वेश्चन इस तरह से भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। तो ध्यान रखिएगा 3 स्टेप इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं आपको केल्विन साइकिल में समझा रही हूँ आपको वही अच्छी तरह से पढ़ना है, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि केल्विन साइकिल जो है उसको हम देखते हैं। तो बेटा अब केल्विन साइकिल को हम समझ रहे हैं, मैंने साइकिल आपके लिए बना दी है। क्या देख रहे हैं, साइकिल में हम CO2 का फिक्सेशन किस तरह से हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है ग्लूकोज का। तो 3 स्टेप मैंने आपको बताया था, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तीनों स्टेप को हम देखेंगे। बहुत बड़ा जो चार्ट है, बहुत बड़ी जो साइकिल है, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सिर्फ इतना ही आपको रिवाइज करना है, और श्योर रहिए बेटा कि इतने में से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो CO2 का सबसे फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर आती है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है, CO2 का RUBP से जुड़ना। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का जुड़ना, डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 का बाहर निकल जाना। यहाँ पर हमें सिर्फ किसको ध्यान रखना है, कार्बोक्सिलेशन को, यानी कि CO2 का RUBP से जुड़ना। RUBP आपको मालूम है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, RUBP 5 कार्बन कीटो शुगर है RUBP, और इसके साथ में जुड़ जाता है CO2। किस एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ता है, रुबिस्को। रुबिस्को एंजाइम के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब आपको नोट्स में लिखा हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, C से कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज। इस एंजाइम के बारे में आपको मालूम है, रुबिस्को एंजाइम को कार्बोक्सिलेज भी कहते हैं और ऑक्सीजिनेज भी कहते हैं। मतलब ये CO2 के साथ में भी कंबाइन हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ में भी कंबाइन हो सकता है। वैसे इसकी ज्यादा एफिनिटी किसके प्रति होती है, CO2 के प्रति। पर अगर एटमॉस्फेयर में CO2 कम है तो ये किसके साथ में कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ में, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो रुबिस्को एंजाइम, राइबोलोज 1,5 बेस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजिनेज। और यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या लिखा है, कार्बोक्सिलेज, क्योंकि ये रुबिस्को किसको कैटेलाइज कर रहा है, RUBP को किससे जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, CO2 से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। इसमें बनने वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है 3PGA, 3 कार्बन फास्फोग्लिसरिक एसिड। पहले बेटा एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है, कीटो कंपाउंड बनता है, पर वो अनस्टेबल होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हमें याद रखना है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। और C3 साइकिल इज PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसके कितने मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि PGA जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। 1,3 बाई PGA के कितने मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, फास्फेट। अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन, ये फास्फेट
कहाँ से आया है, तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन हुआ है एटीपी का, 2 एटीपी हमने यहाँ पर यूटिलाइज किए हैं, और एटीपी किस में चेंज हो गया है, एडीपी में, जो फास्फेट है उससे किसका फॉर्मेशन हो गया है, 1,3 बाई पीजीए का। और आपने पहले पढ़ा है ये एटीपी कहाँ पर बनते हैं, लाइट रिएक्शन में। ये किसके प्रोडक्ट, मैंने बताया था कि डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के एटीपी यहाँ पर यूटिलाइज हो गए हैं कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में, 2 एक आगे हम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आ जाती है, सेकंड स्टेप जो आ जाती है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में ये 1,3 बाई फास्फोग्लिसिक एसिड था, और एसिड किस में चेंज हो रहा है, एल एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर चेंज हो रहा है। 1,3 बाई पीजीए से क्या बन रहा है, 1,3 पीजीएल, मतलब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। एसिड ग्रुप किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप में। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है जब ये कन्वर्ट होगा तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, हाइड्रोजन की। अगर हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा, ये हाइड्रोजन मिलेगा जो NADPH2 हमने बनाए थे लाइट रिएक्शन के अंदर, वो यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे। कितने NADPH2 यूटिलाइज होंगे यहाँ पर, 2 NADPH2। जब एक CO2 का फिक्सेशन कर रहे हैं तो कितने NADPH2 यूटिलाइज हो रहे हैं बेटा, 2 NADPH2। ये यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गई है और कौन से ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, ये एल्डिहाइड ग्रुप में। तो NADPH2 कहाँ से आया है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, वही बेटा लाइट रिएक्शन में बने थे हमारे एटीपी और NADPH2, और ये कहाँ पर काम में आ रहे हैं, CO2 के फिक्सेशन में। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत ज्यादा जो बीच में 3 कार्बन 4 कार्बन शुगर्स बनती है, DHAP, इरिथ्रोज, राइबुलोज, हम सब वो याद नहीं करके मैंने सिंपल लिख दिया C3, C4, C5 और C7 बेसिडोहेप्टुलोज। आपको मालूम है 7 कार्बन मोनोसैकेराइड, तो ये सारी इंटरमीडिएट शुगर बन रही है, इनको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, 6 कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। रीअरेंजमेंट होता है पूरा कार्बन एटम्स का। और अब जो थर्ड स्टेप है उस पर आपको ध्यान देना, रीजनरेशन ऑफ RUBP, मतलब फिर से RUBP बन जाएगा, क्योंकि वहीं से साइकिल स्टार्ट हो रही थी। CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन मॉलिक्यूल था, RUBP। तो रीजनरेशन के अंदर फिर हम देख रहे हैं कि एक एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, ADP के अंदर। और इसमें कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं, ट्रांस एल्डोलेज और ट्रांस कीटोलेज। 2 एंजाइम आप याद कर सकते हो, एंजाइम का फंक्शन आपको मालूम है। तो ट्रांस एल्डोलेज और ट्रांस कीटोलेज एंजाइम काम में कर रहे हैं और बन रही है कीटो शुगर, 5 कार्बन शुगर RUBP। 5 कार्बन शुगर कौन सी बन रही है बेटा, RUBP। और यही RUBP किसको एक्सेप्ट करती है, CO2 एक्सेप्टर जो है केल्विन साइकिल में वो कौन होता है, RUBP। इस कंप्लीट साइकिल में हमने देखा कि हमने फिक्सेशन किया 1 CO2 मॉलिक्यूल का। तो 1 CO2 मॉलिक्यूल का अगर हमने फिक्सेशन किया है तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट हुई, 1 CO2 के फिक्सेशन के लिए हमें कितने ATP की रिक्वायरमेंट हुई है, 3 ATP की। और कितने NADPH2 की रिक्वायरमेंट हुई है, 2 NADPH2 की। मतलब 3 ATP की रिक्वायरमेंट हुई और साथ में 2 NADPH2 की 1 CO2 मॉलिक्यूल के लिए। अब हमें कितने 1 ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने CO2 फिक्स करते हैं, आपको रिएक्शन में याद है। तो कितने मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स। जब 1 CO2 के लिए रिक्वायरमेंट हमारी कितनी थी, 3 ATP की और 2 NADPH2 की। अब हमें 6 CO2 का फिक्सेशन करना है तो क्या हो जाएगा, इंटू 6। तो हमें जब 6 CO2 का फिक्सेशन करना है तो कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी, 18 ATP की एंड 12 NADPH2 की। तो क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिएगा, फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी ATP एंड NADPH2 रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी, तो 18 ATP और 12 NADPH2, 18 एंड 12। और एक CO2 के लिए अगर पूछा जाता है तो 1 CO2 मॉलिक्यूल्स के लिए आपको मालूम है कि 3 ATP एंड 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। अगर 6, क्योंकि 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल के लिए फिक्सेशन के लिए कितने CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, 6।
तो 6 के लिए कितने आ जाएंगे बेटा? 18 ATP एंड 12 NADPH2। अब एक क्वेश्चन आप सोचिए बेटा, अगर यही क्वेश्चन मैं सुक्रोज के लिए पूछ लूं तो, कि एक सुक्रोज के फॉर्मेशन के लिए कितने ATP और कितने NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? सोचिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, पहले खुद सोचिए, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि कितनी रिक्वायर्ड होगी। एक सुक्रोज मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP चाहिए और कितने NADPH2 चाहिए? सुक्रोज आपको मालूम है किससे मिलकर बना है? वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल फ्रक्टोज, दोनों से मिलकर बनता है सुक्रोज। डाइसैकेराइड होता है। तो कितने ATP चाहिए, मतलब डबल हो जाएगी क्वांटिटी, तो कितने हो जाएंगे? 36। और कितने NADPH2 हो जाएंगे? 24 NADPH2। आ गया समझ में बेटा आपको? सुक्रोज के लिए कितने ATP चाहिए? डबल चाहिए बेटा। जब ग्लूकोज के लिए 18 चाहिए थे तो इधर कितने हो जाएंगे? 36। 12 थे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 24। तो आपको जिसका पूछा जाए ग्लूकोज का, सुक्रोज का, क्लियर रखना बेटा क्वेश्चन को। अगर एक CO2 के लिए पूछा जाएगा तो 3 ATP और 2 NADPH2। अगर ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए पूछा जाएगा तो आपके 18 ATP एंड 12 NADPH2। इतना ही करना है बेटा, इतने में आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर बात की मैंने सुक्रोज की, कि सुक्रोज के बायोसिंथेसिस के लिए कितने ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। सुक्रोज कितने कार्बन शुगर हो गए बेटा? 12 कार्बन शुगर। कितने इसके बायोसिंथेसिस के लिए, अगर C3 साइकिल से बायोसिंथेसिस है तो कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी? 36 ATP एंड 24 NADPH2। अगर क्वेश्चन आता है 6 कार्बन शुगर ग्लूकोज के या फ्रक्टोज के बायोसिंथेसिस के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट होगी? 18 ATP एंड 12 NADPH2। C3 साइकिल अगर एक बार चलती है तो कितने ATP बनते हैं हमारे पास में? 3 ATP एंड 2 NADPH2। अब हमें एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए कितने ATP चाहिए? 18 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो इस साइकिल को कितने बार चलना पड़ेगा? केल्विन साइकिल को 6 टाइम। जब ये 6 टाइम चलेगी तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? 18 ATP एंड 12 NADPH2। तो याद रखिएगा 6 कार्बन शुगर के बायोसिंथेसिस के लिए कितने ATP की रिक्वायरमेंट है? 18 एंड 12 NADPH2 की। अब मैं बात कर रही हूँ रुबिस्को एंजाइम की, जो कार्बोक्सिलेशन को कैटेलाइज कर रहा था, RUBP को CO2 से जुड़ने के लिए जो प्रेरित कर रहा था। रुबिस्को के बारे में हम जानते हैं कि पूरे बायोस्फीयर के ऊपर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो कौन सा प्रोटीन आता है? रुबिस्को। और आपको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट में भी 16% कौन सा प्रोटीन होता है? क्लोरोप्लास्ट में 16% कौन सा प्रोटीन होता है? रुबिस्को। सेकंड बात मैंने आपको रुबिस्को के बारे में क्या बताई है कि ये कैसा है? रुबिस्को कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजिनेज दोनों की तरह काम करता है, कार्बोक्सिलेज की तरह भी और ऑक्सीजिनेज की तरह भी। पर ज्यादा बंधुता, मोर एफिनिटी किसके प्रति शो करता है? CO2 के प्रति। पर अगर CO2 कम है एटमॉस्फेयर में तब ये किसके साथ में जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ में, जहां स्टार्ट हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन। जब भी रुबिस्को एंजाइम आता है तो इसके साथ में कोफैक्टर कौन सा होता है? मैग्नीशियम। आगे आप पेप कार्बोक्सिलेज पढ़ोगे, उसमें भी क्या होता है? मैग्नीशियम। तो रुबिस्को का कोफैक्टर कौन सा बेटा? मैग्नीशियम। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ Mg की, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में मैंने बात की थी मैग्नीज की, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं C3 प्लांट्स की। C3 प्लांट में आपको मालूम है वीट आ जाता है, टोमेटो आ जाता है। जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हैं वो सारे कौन से प्लांट्स हैं बेटा? C3 प्लांट। किसके लिए अडेप्टेड होते हैं? टेम्परेट रीजन के लिए। कौन सा होता है टेम्परेट रीजन? जहां पर बाकी तो टेम्परेचर डाउन रहता है पर 3-4 महीने जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। तो ये जो 3-4 महीने होते हैं जब टेम्परेचर कैसा होता है? हाई होता है। टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। तो जब टेम्परेचर हाई होगा तो लाइट इंटेंसिटी भी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। टेम्परेचर हाई है तो लाइट इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपने पढ़ा है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन का। क्या बताया था ब्लैकमैन ने? कि
जब कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल हो रही है तो फोटोसिंथेसिस आप देखते हो उसमें कितने फैक्टर पढ़ते हो आप? 4 फैक्टर्स पढ़ते हो। क्या क्या पढ़ते हो? CO2 पढ़ते हो, वाटर पढ़ते हो, क्लोरोफिल पढ़ते हो और लाइट पढ़ते हो जो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई प्रोसेस एक से ज्यादा फैक्टर से कंट्रोल होती है तो जो फैक्टर सबसे कम होता है वही क्या हो जाता है? लिमिटिंग फैक्टर। जब लाइट सफिशिएंट है, टेम्परेचर सफिशिएंट है तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? C3 प्लांट में मोस्ट कॉमन लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? CO2। इस कंडीशन में कम क्या चीज होती है? CO2। अगर CO2 की कंसंट्रेशन, वैसे भी एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन आपको मालूम है ऑक्सीजन से कम है और इस कंडीशन में CO2 की कंसंट्रेशन और कम हो जाती है। अब जब CO2 की कंसंट्रेशन कम हो गई है बेटा तो रुबिस्को जो एंजाइम है किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह। मतलब किसके साथ में जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ में। अगर ये ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा तो C3 प्लांट में क्या स्टार्ट हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन स्टार्ट हो जाएगा। क्या कंडीशन होती है फोटो रेस्पिरेशन की? जब तापमान भी अधिक होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, प्रकाशीय तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी भी अधिक होती है और CO2 जो होती है वो लो होती है, तब क्या स्टार्ट हो जाता है? फोटो रेस्पिरेशन। तो C3 प्लांट की हार्मफुल प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस कौन सी होती है? फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाशीय श्वसन, जिसको हम C2 साइकिल, ग्लाइकोलेट साइकिल डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट डेकर और टियो है, इसलिए डेकर और टियो साइकिल कहते हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे बेटा? फोटो रेस्पिरेशन की। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बेटा सुनिएगा, सब कुछ हिंदी के अंदर एक बार बोल रही हूँ। यहाँ पर मैंने बात की सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जो जैव संश्लेषण होता है, बायोसिंथेसिस होता है और बायोसिंथेसिस किसके द्वारा हो रहा है? C3 साइकिल के द्वारा। तो कितने ATP चाहिए? 36 ATP एंड 24 NADPH2। जब हम 6 कार्बन शुगर यानी कि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज के जैव संश्लेषण में कितने ATP चाहिए? 18 ATP और 12 NADPH2। मैंने कहा था C3 साइकिल का जब एक चक्र चलता है तो कितने ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है? 3 ATP की और 2 NADPH2 की। पर हमें कितने चाहिए बेटा एक ग्लूकोज के लिए? 18 ATP और 12 NADPH2। तो इस चक्र को कितने बार चलना पड़ेगा? 6 टाइम चलना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया रुबिस्को एंजाइम के बारे में कि पूरे पृथ्वी पर, पूरे जो है बायोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा बहुतायत से पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो वो प्रोटीन है रुबिस्को। मतलब सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का 16% जो है वो भी प्रोटीन में कौन सा होता है? रुबिस्को प्रोटीन। किसकी तरह बिहेव करता है रुबिस्को? कार्बोक्सिलेज के प्रति भी और ऑक्सीजनेज के प्रति भी। मतलब ये ज्यादा बंधुता, मतलब ये CO2 के साथ भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी, पर ज्यादा बंधुता किसके लिए दर्शाता है? ये CO2 के लिए। इसके अंदर जो सहक कारक होता है, कोफैक्टर, जो हमने एंजाइम के अंदर देखे हैं, ये कोफैक्टर इसके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा बेटा, मैग्नीशियम। और C3 प्लांट किसके लिए अनुकूलित होते हैं? तो ये प्लांट्स अनुकूलित होते हैं टेम्परेट रीजन के लिए। टेम्परेट रीजन जो है बेटा आपको शीतोष्ण करके जो हिंदी में शब्द आता है टेम्परेट रीजन के लिए। तो क्या कंडीशन होती है यहाँ पर बेटा? मतलब टेम्परेट रीजन में तो जलवायु वैसे कैसी रहती है बेटा? नॉर्मल जलवायु रहती है, पर कुछ महीने उसकी जलवायु बहुत ज्यादा जो है तापमान बहुत अधिक होता है। तो जब तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो प्रकाश की तीव्रता भी बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता भी अधिक है, तापमान भी अधिक है, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाता है उस कंडीशन में? CO2। अब अगर CO2 लिमिटिंग फैक्टर हो गया, मतलब CO2 कम है, तो रुबिस्को किसके साथ में जुड़ जाएगा? किसकी तरह व्यवहार करेगा? ऑक्सीजनेज की तरह। RUBP को किससे जोड़ने के लिए प्रेरित करेगा? ऑक्सीजन से। तो क्या स्टार्ट हो जाएगा C3 प्लांट में? प्रकाशीय श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, जिसके आगे हम बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन की। बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। फोटो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? C2 साइकिल, क्योंकि इसमें बनने वाला प्रोडक्ट जो होता है ग्लाइकोलेट, कितने कार्बन वाला होता है? 2 कार्बन वाला। ग्लाइकोलेट साइकिल से कहा जाता है क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलेट। डेकर और टियो ने डिस्कवर किया था, इसलिए साइकिल को और क्या कहा जाता है? डेकर एंड टियो साइकिल। सबसे पहली चीज फोटो रेस्पिरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रकाशीय श्वसन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है।
और किस में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व होता है C3 प्लांट में। किसमें देखा जा सकता है इसको, C3 प्लांट्स के अंदर देखा जा सकता है। C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। आगे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं होता है, क्या इसके फीचर्स हैं। इसके अंदर कोई एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। कोई एटीपी, कोई NADPH2 फोटो रेस्पिरेशन में नहीं बनता है, वेस्टफुल प्रोसेस होती है। 25% CO2 रिलीज हो जाती है, लॉस्ट हो जाता है 25% CO2 का। और इस कारण से जो C3 प्लांट में है उनकी प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है, C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। ये होता है फोटो रेस्पिरेशन में। किस कंडीशन में होता है, व्हेन, कब होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, जब लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है और CO2 कम होती है। ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब आ जाता है कि फोटो रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, किस ऑर्गेनली में होता है, तो 3 सेल ऑर्गेनली में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा ये किस सेल ऑर्गेनली में हो रहा है, 3 सेल ऑर्गेनली इसमें पार्टिसिपेट करती है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड परऑक्सीसोम। आपने पहले पढ़ा था परऑक्सीसोम किससे रिलेटेड होते हैं प्लांट्स में, फोटो रेस्पिरेशन से। फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, फोटो रेस्पिरेशन किस में ऑब्जर्व किया जाता है, C3 प्लांट में। C4 प्लांट में कभी भी नहीं होता है। क्या इसके लक्षण है, इसमें कोई एटीपी नहीं बनता है, एक निरर्थक प्रक्रिया है ये। CO2 का नुकसान होता है, कार्बन का नुकसान होता है इसके अंदर। C3 प्लांट की उत्पादकता में कमी आ जाती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, C4 प्लांट ज्यादा प्रोडक्टिव प्लांट होते हैं एज कंपेयर टू C3 प्लांट की तुलना में। C4 पादप ज्यादा उत्पादक होते हैं, जैसे शुगर केन, मैच। क्यों होते हैं, क्योंकि C3 प्लांट में क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में कितने कोशिकांग भाग लेते हैं, कितनी सेल ऑर्गेनली पार्टिसिपेट करती है, 3, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और परऑक्सीसोम। और कब होगा बेटा ये प्रकाशीय श्वसन, जब तापमान भी अधिक है, तापमान अधिक है तो प्रकाश की तीव्रता भी अधिक है और उस समय CO2 की मात्रा हो जाती है कम। ये होता है लिमिटिंग फैक्टर। फोटो रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगी बेटा, RUBP, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट किसके साथ में बाइंड होगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ में। किसकी प्रेजेंस में, रुबिस्को प्रोसेस क्या हो रही है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ना, ऑक्सीजनेशन। और रुबिस्को किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ऑक्सीजिनेज की तरह। और क्या नुकसान होगा, सिंपल, पहले हमने RUBP को जब CO2 के साथ में जोड़ा था तो कितने PGA के मॉलिक्यूल बन रहे थे, 2 मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल बनता है, 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन कंपाउंड है PGA, 3 कार्बन कंपाउंड। और एक मॉलिक्यूल किसका बन रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट का, यानी कि 2 कार्बन कंपाउंड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन का लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, 1 CO2 मॉलिक्यूल का यहाँ पर नुकसान हो रहा है बेटा। तो ये प्रोसेस थी बेटा। अब फोटो रेस्पिरेशन देखिएगा, कौन कौन सी ऑर्गेनली में प्रकाशीय श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और परऑक्सीसोम में। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में, देन माइटोकॉन्ड्रिया में और तीसरा कौन सा, परऑक्सीसोम में। कितने बार ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है, 2 स्टेप्स के अंदर होती है बेटा, पूरा साइकिल के अंदर, पूरा चक्र याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, इतना याद रख लीजिएगा आप। 2 बार ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हो रही है, 2 बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में और परऑक्सीसोम में। क्वेश्चन भी आता है, प्रकाशीय श्वसन के दौरान, फोटो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन कंज्यूमिंग प्रोसेस कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, कहाँ पर यूटिलाइज होता है ऑक्सीजन का, क्लोरोप्लास्ट में और परऑक्सीसोम में। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑक्सीजन का यूज कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में और परऑक्सीसोम के अंदर। फिर जब CO2 बाहर निकल रही है, CO2 रिलीज हो रही है, वो कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। CO2 कहाँ पर रिलीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये रिलीज होती है। और इसके प्रोडक्ट के नाम याद रख लीजिएगा, पूरी साइकिल नहीं भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट में सिर्फ इतना पढ़ लेंगे तो बहुत है बेटा। रिवीजन के समय मैंने आपको बता दिया है, इट इज ओनली रिवीजन क्लास है ये, इसलिए
प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, 2 एमिनो एसिड बनेंगे। कौन कौन से एमिनो एसिड आपको मालूम है, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, और साथ में क्या बनता है, सीरीन। तो फिर से ध्यान दीजिएगा बेटा, फर्स्ट स्टेप में आरयूबीपी किसके साथ में जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ में। एंजाइम कौन सा काम करता है, रुबिस्को। रुबिस्को किसकी तरह कार्य करता है, ऑक्सीजनेज की तरह। क्या बनता है इसके अंदर, पीजीए का एक अणु, मॉलिक्यूल। पीजीए कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला। एक अणु किसका बन जाएगा, फास्फोग्लाइकोलेट का, कितने कार्बन वाला है, 2 कार्बन वाला। अब बात करते हैं हम फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाशीय श्वसन, जो C3 प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पर ऑक्सीसोम। कितने बार ऑक्सीजन जुड़ती है, कितने बार ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में और पर ऑक्सीसोम में। 2 स्टेप में मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन जुड़ते हुए। CO2 कहाँ पर निकलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में निकलती है। और इस प्रकाशीय श्वसन के क्या उत्पाद बनते हैं, तो एमिनो एसिड बनते हैं, ग्लाइसिन, सीरीन, अमोनिया भी आपको मालूम है रिलीज होती है। बट अमीनो एसिड कौन कौन से बनते हैं, तो एक बनता है ग्लाइसिन और एक बनता है सीरीन। तो बेटा ये आपका हो गया है प्रकाशीय श्वसन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी C4 साइकिल के बारे में, जो चलती है C4 प्लांट्स में। C3 साइकिल किस में चलती है बेटा, C3 प्लांट्स के अंदर चलती है। C3 प्लांट्स में मतलब C3 साइकिल C3 प्लांट में भी, C4 में भी और कैम में भी। पर C3 प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि C3 प्लांट की हम बात करते हैं, तो क्या बात करते हैं, C3 प्लांट जैसे कौन सा प्लांट हो गया बेटा, राइस हो गया है, टोमेटो हो गया है, बेल पेपर हो गया है। ये सारे जो C3 प्लांट्स है उसके अंदर सिर्फ एक ही साइकिल चलती है, और वो साइकिल कौन सी होती है, C3 साइकिल।